अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। भारत की आबी जारियत अभी भी जारी है, साथ साथ जंगबंदी को एक हफ्ता हो गया। इसके आगे मामला किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्राम में सबसे पहले इससे बात करेंगे। हमारे साथ इसहाक डार साहब मौजूद होंगे। उसके बाद अमरीका पाकिस्तान तजारत, ये बड़ी ही खुशाइंद बात है। इसका हजम कितना है और ये तजारत किन किन सेक्शंस के अंदर हो सकती है, किन किन अमूर के अंदर हो सकती है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा इसका जायजा लेंगे। उसके बाद पीएफ की कामयाबी, जी दुनिया भर में इस डॉग फाइट को, इस मार्के को अभी तक एनालाइज किया जा रहा है। इसकी मुख्तलिफ जो शक्लें हैं उससे पीसेस हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा हम वो भी देखेंगे। आगाज करते हैं पाकिस्तान भारत के दरमियान जो जंग बंदी है, फायर है, उसको आज एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है और डीजीएमओ के सतह पर बहुत बार राब्ते हो चुके हैं। कल 18 मई है, कल तक ये सीज फायर एक्सटेंडेड है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि चूंकि अब डी एस्केलेशन की तरफ मामला जा रहे हैं तो वो 18 मई के बाद भी ये कंटिन्यू करेगा। डार साहब ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से क्या स्पीच दी, सुनिए। जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई। जो सीज फायर कह लें टेक्निकली बिटवीन द टू, वो 12 तक हुई। 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली वो चीजें हैं, अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं, तो ऑब्वियसली द पोलिटिकल डायलॉग विल टेक प्लेस। हल तो सारा मसाइल वहां होंगे। सदर ट्रंप जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे के ऊपर हैं, हर जगह वो जो सियासी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मोदी सरकार के लिए, वो कोई अच्छी नवीद नहीं है। उनका तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल करियर का बेड़ा गर्क हो जाएगा उनके दौरा यूएई के बाद। लेकिन बहरहाल बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप यही कह रहे हैं कि ये एक एटमी जंग थी जिसके दहाने में दो ममालिक खड़े थे और इसको रोका गया। पाकिस्तान आजकल उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सुनिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं। A bigger success than I'll ever be given credit for. That those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. Stop that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close, very close. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. I said, we're going to talk about trade. We're going to do a lot of trade conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship. दिस इज म्यूजिक टू ईयर्स। पाकिस्तान के अंदर हमारी जो सफारती कामयाबी है, जिसमें जो हाइफनेट किया हुआ था एफ पाक, उसको खत्म करके डी हाइफनेट करके अब दोबारा इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर इस वक्त सेंटर स्टेज के ऊपर आ गए हैं। भारत में ऐसी बात है, इस पर तशवीश है और उन्होंने अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन यानी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे वो जाकर अब पूरी दुनिया के अंदर फिलहाल इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अपनी तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी हैं जो सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी और ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आगाही देंगी। कमेटियां हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नजर वाजे करने की कोशिश करेंगी। पार्लिमानी टीमों के दौरे इस माह के आखिर में मुतवक्के हैं। भारत ने 70 ममालिक के डिफेंस अटैशियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हदफ बनाए गए अफराद और मकामात के दहशतगर्दी से ताल्लुकात पर ब्रीफिंग देने का भी फैसला किया है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ये सब कुछ पहले कर चुका है। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी हम बहुत जल्दी दुनिया से राब्ता करने में कामयाब हुए और कोई 70 से 80 ममालिक से इन 2 हफ्तों में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने राब्ता भी किया, मीडिया को भी अपने साथ रखा, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो। सो पाकिस्तान इस हवाले से अभी आगे है भारत से, उन्होंने सब कुछ शुरू करना है। लेकिन भारतीय वजीर दिफा कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या ये उनकी हकीकी इस वक्त पोजीशन है, स्टेटेड पोजीशन है, या जो अपनी इंटरनल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल डोमेन है, उसकी कंजम्पशन के लिए ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं? क्या कहते हैं भारतीय वजीर दिफा, सुनिए। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
यूजली वो ऐसे करता है कि जब कोई ट्रेलर देखें तो उसके बाद भी फिल्म की कामयाबी या नाकामी का बड़े आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ फिल्मों के ट्रेलर इतने बकवास होते हैं, बकवास के अलावा मेरे पास कोई लफ्ज़ फिलहाल नहीं है, कि फिर वो फिल्म देखने का दिल नहीं करता। तो गालिबन इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जो छोटा सा एक हमारा आपस में टाकरा हुआ था, उसका जो ट्रेलर है उसको देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म कुछ ज़्यादा भारत के हक में या उसकी पजीराई में जाएगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी स्केप्टिकल वॉइसेस हैं जो चाहते हैं कि इस वक्त भी चौकन्ना रहना चाहिए है, भारत से कुछ भी बईद नहीं है। जरा सुनिए। अभी भी इंटेलिजेंस या कोई ऐसी इतलात है कि वज़ीर आज़म मोदी अपनी जो शर्मिंदगी मिटाने के लिए, जो भारत में उन पर प्रेशर पड़ रहा है, उसको हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? इसका आउटसाइड चांस जरूर है, लेकिन उसकी रिपरकशंस जो हैं डेफिनेटली हमारी तरफ से भी भरपूर जो है जवाब दिया जाएगा। उनका घटिया आदमी है, मक्कार आदमी है, पाकिस्तान से नफरत करता है, वो दोबारा इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है और तैयार रहने की जरूरत है। ये किसी वक्त ये घटिया दोबारा। दूसरी तरफ भारत के क्लेम्स को मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया रिफ्यूट करता जा रहा है। इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है। वो कहते हैं जी भारत ने दबाव पर सीज फायर की अपील की थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इंडिया की क़यादत समझती है कि उसने कमजोर हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ फतह के बगैर ही बैरूनी दबाव पर जंगबंदी की। सीज फायर के ऐलान के साथ ही भारतीय हुकूमत ने अमरीकी सालसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया और ये तासुर दिया कि जंगबंदी बराह रास्त इंडिया और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के साथ मुसावी रवैया रखा, जो भारतीय लीडरशिप के लिए परेशानी की अहम वजह है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज फायर के ऐलान के दौरान दोनों मुल्कों के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो भारत को बुरा लगा। अमरीकी सदर ने कश्मीर जैसे मसले पर मुज़ाकरात शुरू करने का भी कहा, कि जो भारत काफी अरसे से नाकाबिले मुज़ाकरात समझता रहा है। तो अब करा क्या जाएगा? किया ये जाएगा कि जो मुख्तलिफ अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए इस तरह के छोटी मोटी शरारतें की जाएंगी, स्टेटमेंट दी जाएंगी। इंडस वाटर ट्रीटी, जाहिर सी बात है, एक बड़ा शुरू में भारत ने इसको मुअत्तल करके एक जंग का ऐलान किया, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ही एस्केलेशन लैडर से नीचे आएगा। फिलहाल वो कहते हैं जी कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल है और मुअत्तल रहेगा। One where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the cabinet committee on security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. रॉयटर्स में एक पीस सामने आया है और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान का जो पानी है उस हवाले से भारत के क्या अज़ाइम है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत ने दरियाए चनाब पर नहर की तौसीह समेत नए आबी मंसूबों पर गौर करना शुरू कर दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमले के बाद दरियाए चनाब, जेलम और सिंध पर मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। हालांकि ये दरिया बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए मुख्तस हैं। अहम मंसूबों में एक रणबीर किनाल की लंबाई को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का मंसूबा है, जो दरियाए चनाब से बहती है। भारत को आबपाशी के लिए दरियाए चनाब से महदूद मिकदार में पानी निकालने की इजाजत है, लेकिन इस नहर की लंबाई बढ़ाने से भारत 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी हासिल करने के काबिल हो जाएगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर फी सेकंड है। रॉयटर्स की तरफ से देखे गए 2 सरकारी दस्तावेजात और 5 अफराद के इंटरव्यूज के मुताबिक रणबीर नहर की तौसीह के मंसूबों के साथ साथ भारत ऐसे मंसूबों पर भी गौर कर रहा है जो मुमकिन तौर पर इस मुल्क के लिए मुख्तस किए गए दरियाओं से पाकिस्तान में पानी के बहाव को कम कर सकेंगे। खबर के मुताबिक दिल्ली ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में हाइड्रो पावर मंसूबों की एक फहरिस्त भी तैयार की है और उसे उम्मीद है कि इन मंसूबों की तकमील के बाद बिजली की पैदावार मौजूदा 3,360 मेगावाट से बढ़ के 12,000 मेगावाट तक हो जाएगी। वजारत बिजली की दस्तावेज के मुताबिक भारत ने कम से कम 5 डैमों के लिए मौजू मुकामात की निशानदेही कर ली है, जिनमें से 4 दरियाए चनाब और 1 दरियाए झेलम के मुआफिन दरिया पर बनाया जाएगा। आज बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी आए हुए हैं और वो बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि दोनों ममालिक अपने मुआहिदों की पासदारी करें। We want to ensure that we do not see further escalation and that this ceasefire endures. We would urge all sides to meet their treaty obligations. प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब। बहुत शुक्रिया डार साहब, आपसे जो गुफ्तगू हो रही है इस पूरे मामले के बाद। तो सबसे पहले तो फिनोमिनल जॉब बाय द फॉरेन ऑफिस।
जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा आप लोगों ने सफारती सतह पर हर जगह लड़ा, ऑन अ लाइटर नोट अगर स्टार्ट करें, कितनी फोन कॉल्स की आपने? मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने कोई ऐसा कैपिटल नहीं होगा दुनिया में जहां पे अपना मुकदमा पेश ना किया हो, एक्नॉलेज ना कराया हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। थैंक यू सो मच जी फॉर योर काइंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये हमारी ड्यूटी है और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर, पूरी हमारी टीम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, वो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जिम्मेदारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 60 दफा मैंने रीच आउट किया जी मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स को और एक दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को, और इसी तरह 100 से ज्यादा डिप्लोमेट जो पाकिस्तान में जिन ममालिक के मौजूद हैं उनसे भी, उनको भी डीप ब्रीफिंग करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ए ह्यूज टास्क। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अनलाइक 2019 मारिया साहबा, इस दफा इंडिया अपना नैरेटिव जो है वो बेच नहीं सका, ये बना नहीं सका। हमने उनका नैरेटिव विद फैक्ट्स एंड फिगर साबित किया कि वो बिल्कुल यानी लाइफ बेस्ड है और दुनिया ने इवेंचुअली देखा कि जो हमने बात की वो उसी में सच्चाई है और वी प्रूव्ड। और ये भी साथ कहा कि जब हम कुछ करेंगे तो फिर वी विल अवरसेल्फ मेक इट पब्लिक, एक शफाफियत के साथ दुनिया को बताएंगे। टाइम लैग जरूर होगा, तो हमने वो भी आखिरी राउंड में वो भी किया जी। जी बिल्कुल, और जरूरी था कि जो डिप्लोमेटिक कोशिशें उनको भी लोगों को पता चले जी कि कितना काम इसके पीछे हुआ। लेकिन थोड़ी सी भी आगे डेवलपमेंट जो हुई है, मैं देख रही हूँ कि भारतीय साइड से जो एक नया जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेट्स एड्रेस दैट। सबसे पहले तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल नहीं हुआ है। इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिस? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने किसी कंट्री को रीच आउट नहीं किया इसलिए कि जी आप मेहरबानी करें हमारी सीज फायर करा दें। लेकिन जो मेरी कॉल 23 अप्रैल जब उन्होंने डिप्लोमेटिक हमारे ऊपर 4 एक्शन लिए हमारे खिलाफ, हमारा जो है डिफेंस स्ट्रेटजीज को पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दिया, हमारी जो साइज है हमारे हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली में 55 से 30 कर दिया, फिर अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया और साथ ही जितने पाकिस्तानियों के वीजे लगे उस मुल्क में थे उनका जी हमारे वीजे कैंसिल कर दिए और आप निकल जाए इस मुल्क से। तो हमने वो चारों को चारों रीपे कर दिए। एग्जैक्टली उसी तरह वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, उनका मिशन को डाउन साइज कर दिया, उनके डिफेंस स्ट्रेटजी पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दिया और हमने जो है वो इंडियन जो आए उसे मास सिखों के हमने उनको कहा जी कि हम आपके वीजे कैंसिल करते हैं। तो ये एक मैंने पहले 23 की रात को जब इंडिया की कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मीटिंग खत्म होने के बाद ये ऐलान हुए तो मुझे आपके चैनल समेत काफी चैनल्स ने राब्ता किया कि क्या करेंगे। हमने उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल कर ली। तो मैंने हर एक को ये कहा कि हम टेट फॉर टैट करेंगे। तो एग्जैक्टली हमने वही किया जो उन्होंने किया था वो हमने किया। उनका एक 5वां एक बड़ा एक ऑर्डिनरी उनका एक अनाउंसमेंट थी, वो थी कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को हम उनको वी आर होल्डिंग इन अबेंस। तो वो ना लॉफुल है कुछ है, लेकिन चूंकि हमने तो कोई काउंटर किसको ट्रीटी को हमने इन अबेंस नहीं करना था, तो हमने उनके लिए उनकी जो इंडियन मैनेज इंडियन ऑपरेटेड जो एयरलाइंस हैं उनके लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। उससे बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है। तो हमने वो किया। लेकिन आपने देखा कि पुलवामा की तरह उस वक्त आपको याद होगा 13वें दिन इंडिया ने फिर एक किनेटिक एक्शन किए था जिसका फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। लेकिन हम उसका हमें खदशा था इस पीरियड के दौरान, यानी 6 और 7 की दरमियानी रात को जब हमारी स्काइज में एक दूसरे की फाइट हुई, तो इस पीरियड के दौरान जो इंटरवीनिंग पीरियड जो बनता था उसमें बेपनाह उन्होंने भी रीच आउट किया दुनिया को, हमने भी किया और हमने बड़ा कैटेगोरिक ये बताया कि पाकिस्तान का पहलगाम से कोई लेना देना नहीं, हमारे हाथ साफ हैं, हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम एक परमानेंट ऐसा सेटअप करने के लिए तैयार है कि किसी मुल्क में हमारा चंद हफ्ते पहले जाफर एक्सप्रेस हुई है तो हम भी उनके इंडिया पे डाल सकते थे। हमारे पास तो कुछ ऐसे शवायद भी थे कि तो जो परपेट्रेटर थे उनका बाने वहाँ कनेक्ट हो रहे थे, तो हमने ये नहीं किया। तो आपने देखा कि फिर उसके बाद 7 मई को अर्ली आवर्स में जो कुछ उन्होंने हवा में हुआ और फिर उनके 6 जो जेट फाइटर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने गिराए और एक यूएवी हमारी बहादुर
ایئر فورس نے کرایا. تو اس کے بعد آبویسلی ظاہر ہے کہ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. جی یہ تو انہوں نے ایک نیریٹو ہماری ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک کھلایا ہوا تھا سپرمیسی کا اپنا. پاکستان کو کہتے تھے کہ اٹ ہیز بیکم ارریلیونٹ ان دس ریجن, اور دنیا بھی ان کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے نام سے. تو ہم نے کبھی یہ چیزیں ایکسپٹ نہیں کی. لیکن سر اتنا بڑا جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دھچکا لگا ہے, اس کے بعد مودی کی ایک ایگو ہے, بھارت اپنا ایک ریجنل رول دیکھتا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, لیکن یا ڈی ایسکلیشن کے پاتھ پہ جب ہم جا رہے ہیں تو ادھر ہی انشاءاللہ معاملہ جائیں گے؟ دیکھیں اس کے بعد تو پھر انہوں نے اس صدمے کے نتیجے میں جو 7 اور 8 کے درمیان جو ٹائم تھا اس میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان نے 15 ملٹری انسٹالیشن پہ کر دیا حملہ 7 اور 8 کی درمیانی رات کو, اور ہم نے کسی جگہ نہیں کیا تھا, کیونکہ ہم نے تو آلریڈی اللہ نے ہمیں بڑی اسکائز میں بہت بڑی فتح دے دی تھی اور دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی تھی. اور جو گرائے گئے طیارے وہ ان میں 3 رافیل بھی تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی گرتے ہی نہیں ہیں, یہ گرائے نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا, قوم کی دعائیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی. تو انہوں نے وہ جو اینگر کہہ لیں, امبیرسمنٹ کہہ لیں, پولیٹیکل کمپلشن کہہ لیں, انہوں نے پھر وہ ہمارے اوپر وہ الزام لگا کے تو انہوں نے یعنی آپ کو یاد ہوگا 4 میزائل پھینکے. 3 جو تھے وہ امرتسر میں گرے, میرا خیال ہے گرائے گئے تاکہ سکھ کمیونٹی جن کو ہم نے ویزے جن کے کینسل نہیں کیے تھے, ایگزمپشن دی تھی, وہ جو ہیں ان کو پرووک کیا جائے کہ دیکھیں پاکستان کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اور ایک ہمارے یعنی ایئر اسپیس میں آیا قریباً 100 کلومیٹر کے اندر, اس کو انگیج کر کے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا, اس کو ختم کیا گیا, ڈسٹرائے کیا گیا. تو پھر وہاں ختم بات نہیں ہوئی. انہوں نے وہ اتنے یہ امبیرسمنٹ یا اینگر کہہ لیں, انہوں نے پھر پہلے 24 گھنٹے میں 29 ڈرون پاکستان میں بھیج دیے, اس سے اگلے 24 گھنٹے کے اندر 80 ڈرون پہ پہنچ گئی, اور وہ پورا جو پاکستان نارتھ ٹو ساؤتھ تھا اس میں مین سٹیز پہ ڈرون دیکھے جاتے, لوگ بڑے کیوس میں تھے, بڑے اینگر میں تھے. اور پھر اسی وجہ سے 9 کی رات کو پھر حکومت نے اور ملٹری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا, آرم فورسز کی لیڈرشپ نے, کہ انف از انف. اگر آج یہ کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو ایک آپریشن پلان آتھرائز کیا گیا آرم فورسز کو کہ وہ اس کو رول آؤٹ کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ ایز وی ایکسپیکٹڈ کہ انہوں نے 9 کی رات کو 9-10 کی درمیانی رات کو پھر وہی کام کیا. نور خان ایئر بیس سے حملہ کر دیا, سور کوٹ پہ ایئر بیس سے حملہ کر دیا, ہماری ایئرپورٹ جو ہے رحیم یار خان, سکھر وغیرہ ان کے اوپر. تو پھر وہ ہم نے جو اگریڈ پلان تھا رول آؤٹ کرنے کا اس پہ ہم نے شروع کیا. یہ دونوں ان کی جو انفارمیشن تھی, انہوں نے آفیشیل پریس ریلیز بھی کی جب انہوں نے کہا کہ 15 جگہ پہ حملہ کر دیا. تو ہم نے اگین سیکنڈ راؤنڈ ریچ آؤٹ مین کنٹری جو بہت زیادہ کینلی انوالو ہو رہے تھے اور دونوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ ریسٹرینٹ کریں, آپ پلیز نہ کریں, ان کو بتایا ہم نے کہ جھوٹ بول رہے. اور ہم نے دنیا کو جہاں جو بھی میری کال ہوتی تھی ہم کہتے تھے, وہ کہتے تھے پلیز ایکسرسائز ریسٹرینٹ. یہ میں 7 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہم کہتے تھے ہم ایکسرسائز کریں گے فل ریسٹرینٹ اور پہل نہیں کریں گے. لیکن اگر انڈیا نے کیا تو پھر تو ہمارا UN چارٹر بھی ہمیں آرٹیکل 51 ہی ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنی سیلف ڈیفینس میں تو وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم نے پہلا راؤنڈ بھی اسی طرح کیا کہ انہوں نے ہمیں کیا, اور ایئرپورٹ اپنا ہماری جو ایئر فورس تھی ان کو یہ کلیئر انسٹرکشن تھی کہ جی آپ نے صرف ان جہازوں کو, انڈین جیٹ فائٹرز کو آپ نے نشانہ بنانا ہے جو آپ اگر ایئر اسپیس کراس کریں جو کسی نے نہیں کی. اور اگر وہ جو پے لوڈ اور جو میزائل اور ایمونیشن پاکستان پہ پھینکے, جو انہوں نے 6 جگہ پہ پھینکی, 24 دفعہ وہ پھینکے گئے, 24 اٹیمپٹ, 6 لوکیشن, 4 ان پنجاب, 2 ان آزاد جموں کشمیر. تو اس میں ان کے پھر اس پروسیس میں 6 جیٹ فائٹر جو ہے گرے اور ایک UAV بھی تباہ کیا گیا. صحیح. سو ابھی سر جیسے آپ نے کہا کہ 2 دفعہ جب امبیرسمنٹ ہوئی مودی نے مزید اپنا تماشا بنایا اور مزید زیادہ اگریشن کیا. ابھی ہم کہیں کہ صورتحال جو ایک نازک ایک انسرٹینٹی سے تھی وہاں سے قدرے بہتر ہے, اب ڈی ایسکلیشن کی طرف ہی جانا ہے. DGMOs کا رابطہ ہوتا رہا ہے. سفارتی سطح پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بھارت کو لانا اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں
चॉइस नहीं है। देखिए हमने तो अभी भी ये जो सारा प्रोसेस जब फिर हमने रोल आउट किया तो फिर दुनिया के जो मेन कैपिटल्स हैं, वाशिंगटन हो या फिर रियाद हो, इस तरह उनके फोन आए और उन्होंने उनसे भी बात की। इंडिया ने भी देख लिया कि एयर टू एयर स्काइज में तो हमने बड़ी हमें भयानक किस्म की शिकस्त दी। अभी इन्होंने पूरा स्कोर सेटल कर दिया हमारा, जो हम पिछले 48 घंटे में तमाशा लगाया हुआ था। तो उसके बाद फाइनल जो था वो कॉल थी सेक्रेटरी रूबियो की, और उनका यही था कि जी इंडिया तैयार है। करीबन 8:15 बजे सुबह ये कॉल थी। 10 तारीख को हफ्ते वाला दिन था, हम दफ्तर में थे। तो हमने हमारा फैसला प्राइम मिनिस्टर का जो था वो ऑलरेडी पॉलिसी डिसीजन था, और वो उनको बता दिया गया कि अगर वो तैयार है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम भी तैयार हैं। लेकिन अगर इंडिया ने दोबारा किया तो फिर हमारा वो हक है कि आप दोबारा करेंगे। तो मारिया साहबा ये आप देख लें कि सेकंड राउंड भी जो था ग्राउंड टू ग्राउंड स्काइज में भी पहल उन्होंने की, हमने डिफेंस में किया जो कुछ किया, और जो 6 गिराए गए त्यारे और उनके एक यूएवी, और जो ग्राउंड टू ग्राउंड जो कुछ हुआ ऑपरेशन 10 की अर्ली आवर्स में, वो भी उन्होंने जो कुछ किया उसके नतीजे में अपनी सेल्फ डिफेंस में किया। तो आज की दुनिया देख रही है कि हमने बड़े खुले दिल से जो ऑफर की थी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की, उसको इंडिया ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, और फिर गलत बयानी भी की गई, क्योंकि सेकंड राउंड में तो यहाँ तक कह दिया गया कि F-16 हमारा गिरा लिया, हमारे F-16 इंडिया पे बमबारी कर रहे हैं। तो लेकिन डॉक्टर साहब जो पहल की बात कर रहे हैं ना, एक और पहल भारत कर रहा है। रॉयटर्स की स्टोरी आपकी नजर से गुजरी होगी, 5 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की है, वाटर स्टोरेज की वहां पर बनाने लगे हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने लगे हैं। चले वो जाहिर है कि एक पॉलिसी स्ट्रेटेजिक हमारा उसमें यानी ऑब्वियसली प्लान होगा। वो मुनासिब नहीं है कि मैं आपके अपना जो है प्रोग्राम में रिवील करूं। वो हम हर चीज को वॉच कर रहे हैं, कोई ओवरनाइट तो वाटर रिजर्वायर्स नहीं बनते, और ऑब्वियसली इसको हमने जो उनका इंडस वाटर ट्रीटी का जवाब बड़ा स्ट्रांगली दे चुके हैं। ठीक है। और उनका 24 अप्रैल का खत था इसी हवाले से कि हम इन अब्रेंस रखते हैं, हमने उसका जवाब और दे दिया था कि आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। जो आपने जो ये लेटर भी लिखा है, ये बिल्कुल ये एक्शन इलीगल है, अनलॉफुल है, ये दुनिया की इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। इस ट्रीटी के तहत आप बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते। तो हम अभी नेक्स्ट, जैसे आपने कहा ना कि अभी जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि जाहिर है कि नेक्स्ट स्टेप वही होता है। जी जी इनके कई राउंड हो चुके हैं, 10 मई को, 12 मई को, 14 मई को, 18 को फिर होगा। तो डी एस्केलेशन, सीज फायर होल्डिंग गुड, सही। 18 ऑनवर्ड्स भी कंटिन्यू करेगा, आपकी यही एक्सपेक्टेशन है? 18 ऑनवर्ड्स नहीं, सीज फायर तो समझे कि सीज फायर इन प्रिंसिपल एग्री हो चुकी है। डीमोबिलाइजेशन, डी एस्केलेशन, फौजें जो इस वक्त जहां आमने सामने जितना फासले पे आई हैं उनको वापस डीमोबिलाइज करना, डी एस्केलेट करना, वो इनका आपस में एक शेड्यूल तय है और उस पर अमल हो रहा है। और वो कोई हफ्तों महीनों का नहीं है, दिनों का है। और उसके बाद तो जाहिर है कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा या जो प्रोसेस होगा वो ऑब्वियसली डायलॉग का होगा, और हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। एक इंडिया ने ये जरूर इंडिकेट किया था कि इंडिपेंडेंट वेन्यू पे करेंगे, हमें कोई इतराज नहीं, हम भी इंडिपेंडेंट वेन्यू जो भी होगा म्यूचुअली एग्री होगा, हम उस पर इंशाल्लाह डायलॉग होगा। डॉक्टर साहब की नजर से गुजरा होगा, शशि थरूर की सरबराही में वो एक डेलीगेशन भेज रहे हैं अब अपने लेजिस्लेटर्स का पूरी दुनिया में, एक सफारती मिशन के तौर पे बताने के लिए अपना नैरेटिव वगैरह के। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी तजवीज कोई जेर गौर है या ठीक है? तजवीज जेर गौर नहीं है, पूरा प्लान पिछले 48 घंटे में तैयार हो चुका है, और उनको हमारी तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो यूके, ब्रसल्स और फ्रांस जाएगा, दूसरा डेलीगेशन यूएसए जाएगा। इसमें हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी होंगी। तो ये डेलीगेशन जो है ये, और एक जो डेलीगेशन है छोटा वो रशिया भी जाएगा। तो ये यूएस, यूके, ब्रसल्स एंड फ्रांस एंड रशिया, ये हमारे भी डेलीगेशन अगले 2-3 रोज में फॉर्मेलिटी जब पूरी होगी तो हम भी भेज रहे हैं। ये ऑलरेडी फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दे दिया है, फॉरेन ऑफिस ने उनसे अप्रूवल लेके तो उसको मैंने ऑथराइज कर दिया है, फॉरेन सेक्रेटरी साहब उस पर काम कर रही हैं। इंशाल्लाह आपको आने वाले
दिनों में ये डेलीगेशन नजर आएंगे दुनिया में। सर आखिरी एक दो सवाल, बरतानिया के वजीर खारजा आए हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान, हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट? दूसरा वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस वक्त, खास तौर पे जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें? देखिए, जो भी पीस चाहते हैं दुनिया में, अमन चाहते हैं, जो भी ममालिक हैं, ये जाहिर है कि जो 60 से ज्यादा कॉल हुई मेरी वो रिवॉल्व इसी हवाले से कर रही थी कि सब ममालिक पहले 7 मई से पहले चाहते थे कि ना हो, दोनों कंट्रीज ना करें, कि उन्होंने देखा एक ने कर लिया और उसका जवाब उसको बड़ी बुरी तरह मिल गया, तो उसके बाद फिर रिन्यूड एफर्ट शुरू हो गई जिसमें यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व था, जिसमें यूके, अमेरिका, फिर हमारे सब गल्फ कंट्रीज, हमारे यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, यू नेम इट एंड दे वर ऑल देयर। तो जो डेविड लेमी साहब हैं ये भी एक्टिवली एंगेज रहे हैं मेरे साथ, मेरे काउंटर पार्ट होने के हवाले से, और इनका भी यही था कि भी जितनी जल्दी हो सके आप कर लें, लेकिन मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि जो पहली जो कॉल थी फॉर सीज फायर, आप समझे ऑफर, और हमने हमारी एक्सेप्टेंस वो सेक्रेटरी रूबियो की थी, उसके बाद सऊदी अरेबिया की थी कि प्रिंस फैसल की, और फिर यूएई ऑलरेडी कुछ दिनों से वो अपने शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे, दोनों को एंगेज करने की, दोनों को वो जो दूसरे ममालिक भी कर रहे थे उसमें यूके भी शामिल था। तो ये एक पूरा प्रोसेस था, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की कौम को सुरखरू किया है, हमारी बहादुर अफवाज ने ये साबित कर दिया है कि ये जो इंडिया का एक मिथ थी कि जी वो सुप्रीमेसी इख्तियार कर चुका है कन्वेंशनल वॉर में भी कि वो न्यूक्लियर को आप इक्वल डिटरेंस है आप दोनों के पास, तो वो जो है ना वो मिथ टूट गई। हमने कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। न्यू नॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा था इंडिया पिछले चंद सालों से, 2-2.5 साल से खासकर, और पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया था। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान इज स्टिल रेलेवेंट, इंशाल्लाह हमेशा रेलेवेंट रहेगा, इवन कन्वेंशनल जो वॉर है। तो हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस इश्यूज को रिजॉल्व करें, क्योंकि यहाँ जितनी की आबादी है करीबन 1.5 अरब से ज्यादा ही पूरे रीजन की, उसके लिए तो मुश्किलात हम पैदा ना करें। तो हम पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर हम पे कोई, जैसे उन्होंने 2 दफा 2 राउंड में हमारे ऊपर किया, तो उसका जवाब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कौम की दुआओं से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी बहादुर अफवाज ने पूरी तरह दी। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, इंटरनल सीज फायर की बात करती है तहरीक इंसाफ, क्या इस वक्त मुल्क के अंदर आपको लगता है इंटरनल सीज फायर जो बैठ के मफाहमत इस कंसेंसस पे बिल्ड करना है आगे, इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए मारियम अहमद साहब, हमने आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि जो सेनेट में 7 मई से पहले एक रेजोल्यूशन या जो हुई, तो उसमें मैंने हुकूमत की तरफ से तमाम पार्टीज को इन्वॉल्व किया, और हुकूमत का यही फैसला था इंक्लूडिंग पीटीआई, तो तमाम जमातों को इन्वॉल्व करके हमने एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन, जो कि बड़ी मुद्दत के बाद कौम ने देखा, और ये 7 मई से पहले की बात है, और उसमें जो रेजोल्यूशन आई वो रिकॉर्ड पे है। और अभी आपने देखा कि ये 2 रोज कबल हमने ये तमाम प्रोसेस के बाद, सीज फायर के बाद, फिर पूरे हाउस को एतमाद में लिया और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। जाहिर है कि ये एक मैसेज भी होता है और एक यूनिटी भी डेमोन्स्ट्रेट करनी जरूरी है। तो इसमें भी पीटीआई की और हमारी की, क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम होता है कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रपोज करे, और हमने खुले दिल के साथ अपोजिशन की जितनी भी को तजावीज थी पहले राउंड में या रेजोल्यूशन में, अभी दूसरे राउंड या रेजोल्यूशन में, वो उनको अकोमोडेट किया, और हमने एक ही रेजोल्यूशन पे मेरे भी साइन है एज लीडर ऑफ द हाउस सेनेट, और उधर से उनके शिबली फराज साहब, उनकी जो लीडरशिप है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामानी लीडर्स, उनके दस्तखत मौजूद है। जी सही, बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, डिप्टी वजीर आजम हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे अमेरिका की तरफ से बार बार ट्रेड का जिक्र किया जा रहा है। जब ये ट्रेड ऑन द आता है तो पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है और भारत के लिए क्या मतलब है? ब्रेक के बाद जरा इसको अनपैक करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जंगों में वैसे तो शाज़ो नादिर ही कोई खैर का पहलू निकलता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हमने देखा ये रीसेंट टाकरा हुआ है, उसमें से जो एक खैर का पहलू या सिल्वर लाइनिंग जिसे कहते हैं वो ये निकली है कि सदर ट्रंप बार बार
पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात अब करना शुरू हो गए और पाकिस्तान के लिए इट्स म्यूजिक टू देयर ईयर्स। हम हमेशा से चाहते थे कि जी ट्रेड की बात की जाए और ये अब लगता है कि प्रायोरिटी है ट्रंप रजीम की। वो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं और जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हैं और बार बार ट्रेड की बात करते हैं। कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल बार पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। सुनिए जरा। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. We talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. I said, we're going to talk about trade. We're going to do a lot of trade. Don't. अब ये जरा जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड है उसका हजम कितना है और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें इस ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है। क्विकली अगर देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका में जो कुल तजारती हजम है वो 7.3 अरब डॉलर है। बरामदात ज्यादा है, 4 अरब 34 करोड़ डॉलर। दरामदाद 1 अरब 19 करोड़ डॉलर है और हमने देखा है कि तजारत में रिसेंटली ये इजाफा भी हुआ है। अमेरिका और भारत के दरमियान ट्रेड कितना है ये भी आपको हम दिखाते हैं। कुल तजारती हजम 129 अरब डॉलर है, कई 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 गुना ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। अमरीकी बरामदात जो हैं वो 41 अरब डॉलर की हैं, भारतीय बरामदात 87 अरब डॉलर की हैं। और जो इंटरेस्टिंग बात है जिससे पाकिस्तान और भारत सीख सकते हैं जी कि अपनी तमाम तर प्रॉक्सी वॉर्स, अपनी तमाम तर दुश्मनियों के बावजूद अमरीका और चीन हर साल 582 अरब डॉलर की तिजारत करते हैं। और शायद यही बहुत बड़ा लेसन है कि भी जंग तो रहती है, इख्तलाफात भी रहते हैं, लेकिन तिजारत भी होती रहती है। प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त मौजूद हैं, साबिक वजीर खजाना, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी के शहबाज राना साहब, माहिर मौशी अमूर के। बहुत शुक्रिया। चूंकि ये सदर ट्रंप ने बहुत दफा ट्रेड का जिक्र कर दिया, मैंने खुद उंगलियों पे कुछ गिरा, कोई 12 दफा तो ट्रेड की बात कर दी। मिफ्ता साहब, ये तो म्यूजिक टू आवर ईयर्स है पाकिस्तान के लिए। खासतौर पर हम जंग में जाने से पहले एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि बात तिजारत पे आके कहीं ना कहीं तय होगी। योर फर्स्ट रिस्पॉन्स? जी मारिया, देखें ये अल्लाह का शुक्र हो गया कि ना सिर्फ हम जंग में सुरखरू हुए हैं बल्कि जो दो चीज़ें हुई हैं कि एक तो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया है फिर से और पाकिस्तान और इंडिया को अब एक साथ देखा जा रहा है। तो जब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से ट्रेड करेंगे तो पाकिस्तान से भी ट्रेड करने की बातें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी भी एक नई अमेरिका से डील हो जाएगी। पाकिस्तान ने भी ऑफर करा है 0 वर्सेस 0 कि हम भी 0 कर देते हैं टैरिफ आपके ऊपर, आप भी कर दें। अब मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका इस पे मानेगा। हिंदुस्तान ने भी ऑफर करा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी ऑफर किया है। मेरे ख्याल से बिटवीन 5 to 10% अमेरिका कोई ड्यूटी लगा देगा पाकिस्तान के ऊपर, वही ड्यूटी वो इंडिया के ऊपर लगा देगा और फिर ट्रेड वापस से जिस तरह पहले हो रहा था होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान को है उसकी कुछ थोड़ी सी दुनिया के अंदर इज्जत जो है वो बड़ी है। जो आप कहते हैं कि ट्रेड अच्छी बात है, जाहिर सी बात है इसको एक्सपैंड भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे आपके नजदीक एरियाज हैं जहां पे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड को बढ़ाने के ऑप्शंस हैं ज्यादा? देखिए, पाकिस्तान ज्यादातर अमेरिका में जो बेचता है मिसाल के तौर पे वो टेक्सटाइल की मसनूआत बेचता है, चाहे वो गारमेंट्स हुए, डेनिम हुआ, दीगर चीज़ें हुई, और जिसको हम कहते हैं कि लो टैक या अनस्किल्ड लेबर से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो बेचता है। वो मार्केट अमेरिका की काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमारा मसला अमेरिका की बॉर्डर पे एंट्री रोकने का नहीं है। हमारा मसला ये होता है कि जब हम चीन से, वियतनाम से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से कम्पीट करते हैं तो वहाँ पे हम कंपटीशन हार जाते हैं। आपके मुल्क में अगर बिजली की कीमतें भी ज़्यादा हों, आपके मुल्क में अगर गैस की कीमतें भी ज़्यादा हों और आपके मुल्क में टैक्स रेट्स भी ज़्यादा हों तो ना बैरूनी सरमायाकारी आती है और ना पाकिस्तानी इतनी सरमायाकारी करते हैं। लिहाजा हमको हमारे जो मॉडल है गवर्नेंस का उसके अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी और फिर हम फंक्शनल अगर हो जाए हमारी गवर्नेंस तो फिर हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अमेरिका से आप जो भी ट्रेड डील करते हैं, अमेरिका इस वक्त अगर आपके ऊपर सिफर भी कर देता है सारे टैक्सेस और टैरिफ्स, फिर भी आप ज़्यादा नहीं बेच सकेंगे क्योंकि आपके पास वो चीजें ही नहीं है जिससे आप दुनिया भर से जीत सकें। यही सवाल शहबाज आपसे, आपने ट्रंप की पॉलिसीज बयान सुना, वो कारोबारी आदमी हैं, वो ट्रेड को मुकद्दम समझते हैं। इस प्रो ट्रेड पॉलिसी की ट्रंप से अब किस तरह से फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल बात कर रहे थे, इसमें जो देखने वाली चीज़ होती है वो ये है
کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ کا پوٹینشیل کیا ہے اور اس پوٹینشیل کے اندر پریکٹیکلٹی کیا ہے. جب یہ مسئلہ بنا ہوا تھا یو ایس کے ٹیرفز کا تو اس وقت حکومت پاکستان کی ایک انٹرنل میٹنگ ہوئی, اس کے بعد میں نے رپورٹ بھی کیا تھا, تو انہوں نے یہ ایک وہاں پہ بات کی تھی جو ان کی پالیسی آپشنز کے اندر بھی تھا کہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت ہم نے چین کو جو ڈیوٹی ریٹس آفر کیے ہوئے ہیں تجارت کے لیے وہی ہم امریکہ کو بھی آفر کر دیتے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا. فار ایگزامپل ایک چیز جو ہم چین سے خرید سکتے ہیں اور سستی خرید سکتے ہیں, کیا وہی چیز ہمارا جو تاجر ہے, ہمارا جو امپورٹر ہے وہ امریکہ سے زیادہ فریٹ دے کے منگوائے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں منگوائے گا. تو یہ ساری جو چیز ہے, یہ 3-4 جو آپ کی آئٹمز ہیں اس کے اوپر بوائل ڈاؤن ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جو امریکہ ہے اس کی ٹریڈ کس چیز کے اندر, اس کی زیادہ تر ایڈوانس جو ٹیکنالوجیز ہیں, ڈیفینس کا اس کی جو پروکیورمنٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ڈیفینس, یہ اس کی اسٹرینگتھ ہے. پھر تیسرا ہے منرلز, جو منرلز وہ پاکستان سے خرید سکتا ہے. جو چوتھی آئٹمز ہے وہ آپ کی نیچرل گیس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہم وہاں سے منگوا سکتے ہیں, ہم وہاں سے گندم منگوا سکتے ہیں, اور آئرن اینڈ اسٹیل. یہ ہے ٹوٹل جو پوٹینشیل جو بائی لیٹرل ٹریڈ کا ہو سکتا ہے. اس میں کتنا سکوپ ہے کتنا نہیں ہے. جہاں تک نیچرل گیس کی بات ہے, ہمارے پہلے ہی لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں گلف کے ساتھ, ہم وہ میٹ نہیں کر پا رہے. جو وہاں سے جہاز آ رہے ہیں اس کو ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف, کیونکہ پاکستان کی اکانومی گرو نہیں کر رہی. جو ہمارے ایسٹیمیٹس تھے کنزمپشن کے, گیس کے, بجلی کے, وہ اس طریقے سے وہ کم ہو رہے ہیں بیکاز انڈسٹریل گروتھ از نیگیٹو فار پاسٹ مینی ایئرز ناؤ. تو آئرن اینڈ اسٹیل ہے, آئرن اسٹیل کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں وہاں بھی کچھ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں. کاٹن ہم وہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں پھر دیکھنے والی بات یہ کہ اگر ہم کاٹن وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کے اندر, کاٹن اور ویٹ دو چیزیں ہیں. ویٹ کا بھی پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں ہم سرپلس ہیں یا ڈیفیسٹ کے اندر. کاٹن ہے, بٹ کیا کاٹن بھارت سے, سوری بھارت کہہ رہا ہوں, امریکہ سے امپورٹ کرنا سستا ہے یا برازیل سے یا مصر سے یا کسی اور جو ہماری جو قریب کی کنٹری ہے وہاں سے امپورٹ کرنا سستا پڑتا ہے؟ تو اس سارے تناظر میں دیکھیں تو گڈ ول کے لیے اچھا ہے ان کا بات کرنا. ہمارے لیے جو اس وقت جو چیز ایک امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا $3 ارب کا ایک جو ٹریڈ کا سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ اس کو ریٹین کرنا, اس کے اوپر کوئی ہٹ نہ آئے. باقی کو پوٹینشیل آگے کو فیوچر میں مجھے کوئی اتنا نظر نہیں آ رہا, فی الحال نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب یہ جو کیپیسٹی بڑھانے کی آپ بات کرتے ہیں اس میں تو آپ نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر دی کہ گورننس ماڈل بہتر ہوگا, کمپیٹیٹو پرائسز جب ہوں گی تو پھر آپ پوری دنیا کے اندر اپنا مال جو ہے بیچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے حکومت کی؟ 2-3 اگر ایک پرو ٹریڈ پریزیڈنٹ ہے وائٹ ہاؤس میں تو. دیکھیے, آپ پاکستان کے اندر اگر چیزوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھا لیتے ہیں, لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھا لیتے ہیں, مصنوعات اگر آپ تھوڑی سستی بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایکسپورٹ ہو سکے گا, چاہے وہ امریکہ ہو, یورپین یونین اور دیگر جگہوں پہ ہو. اب آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ نے چائنا کے اوپر بہت ساری ڈیوٹی لگائی تو بہت سارے بزنسز جو تھے انہوں نے ویتنام میں اپنے فیکٹریز لگا لی اور ویتنام سے بڑا ایکسپورٹ ہو گیا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سیمسنگ کے فونز جو ہیں وہ ویتنام میں بنتے ہیں اور $70-75 بلین کی صرف ایکسپورٹ سیمسنگ کے فونز کی ویتنام سے ہوتی ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ سیمسنگ جو کورین کمپنی ہے اس نے ویتنام میں کیوں فیکٹریاں لگائیں, اس نے پاکستان میں کیوں نہیں لگائیں؟ وہ فیکٹری جو یہ ہوچی منہ سٹی میں لگا سکتے تھے وہ کراچی میں یا لاہور میں کیوں نہیں لگی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ٹیکس ریٹ ان سے زیادہ ہیں, پاکستان کی بجلی ان سے مہنگی ہے, پاکستان کی گیس ان سے مہنگی ہے, اور پاکستان کی گورننس جو ہے وہ کچھ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتی. چاہے وہ بچوں کو تعلیم دینی ہے وہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے, لوگوں کو صحت دینی ہے ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, لا اینڈ آرڈر ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے, کراچی جیسے شہر میں پانی ہم نہیں ڈیلیور کر سکتے. تو جب آپ کی حکمرانی ایک دم ناقص ہو گئی ہو تو پھر آپ دنیا سے انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے. اب ایسا کیوں ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ ویتنامیز اور کورین کمپنیز نے ٹیکسٹائل بنا کے بنگلہ دیش میں مصنوعات بنا کر بھیجتے ہیں امریکہ, لیکن پاکستان سے نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان میں $1 جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آیا کہ پاکستان سے کوئی مصنوعات بنا کے برآمدات کرے؟ تو ہم کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا ہے. اور جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو 1-1.5 سال کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے اس الیکشن کے بعد اور اس سے پہلے جو 1.5 سال رہی ہے, گو کہ ٹھیک ہے مشکلات سب کو سامنا, ہر حکومت کو سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن کیا انہوں نے ایک پیسے کا بھی وہ اصلاحات کی ہیں کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے؟ اگر آپ کا 3 سال سے آپ کا نقطہ آ گیا, مجھے بس اس بحث کو تھوڑا سمیٹنا ہے. شہباز آپ کی طرف بڑھوں گی. پاکستان کے بارے میں تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا جی کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے بڑے ریڈیکل چینجز کرنے ہوں گے. یہ جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی ایپل آئی فون کے حوالے سے کہ بھائی اس کو واپس امریکہ میں ہم لے کر آئیں گے, یہ بھارت کے لیے
बड़ी तशवीशनाक हो सकती है अगर हम देखें कि जिस तरह का उनका माइंड सेट है कि सारी जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका के अंदर होनी चाहिए, अमेरिकी लेबर को उससे फायदा उठाना चाहिए। देखिए, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अनप्रिडिक्टेबल है और ये चीज़ उन्होंने साबित की है। जो इस वक्त उनकी जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इट कुड बी अ पॉलिटिकल पोस्चर बाय द यूएस गवर्नमेंट। जो उनके यूएसटीआर, जो उनका यूएस का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस है, वो डिटरमिन करेगा कि किन ममालिक के साथ उन्हें क्या ट्रेड करनी है। ऑल्दो जो पॉलिसी गाइडलाइंस है, जो टैरिफ्स हैं, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिए, अभी उनको सस्पेंड भी किया हुआ है। तो जो कंपनी होगी, एप्पल कंपनी है, उसने अपना बिजनेस मॉडल देखना है। अगर उसके चाइना के साथ मामला खराब हो रहे हैं, जो आपको पता है कि अभी थोड़े से बेहतर हुए हैं, अमेरिका और चाइना की इनिशियल डील भी हुई है ट्रेड के ऊपर, तो अगर तो चाइना के साथ मामला ज्यादा खराब हो जाते हैं, वहां से एप्पल जो पुल आउट कर जाएगा। अब वो पुल आउट करके अगर उसको ये लगता है कि वो भारत फैक्ट्री लगाकर वहां से अपने जो आईफोन्स है वो बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा, तो वो कर सकता है। अगर उसको लगता है वियतनाम वो उसके लिए अट्रैक्टिव हो, तो वियतनाम में जाएगा। तो आई वुड टेक इट एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। बाकी इसकी वजह से एक जो भारत को ओवरऑल जो पॉलिटिकली उनको एक एम्बैरसमेंट हो रही है, वो हो रही है। तजारत के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स की हद तक की बात रहेगी। इससे आगे मुझे लगता है कि जो इफेक्टिव रोल होगा वो यूएस ट्रेड ऑफिस का होगा, ना कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब थे, शहबाज राना साहब थे, जो ट्रंप की हम ट्रेड से मुतालिक स्टेटमेंट थी उस पर उनका तवज्जो ले रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे तो एक कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पूछा गया तो उनका जवाब था कि ये एक म्यूचुअल मुआहदा है और कोई एक मुल्क इससे नहीं निकल सकता है। जरा उनका जवाब सुनिए। There is no provision in the treaty to allow for suspension. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. There's a lot of speculation in the media. World Bank will either fix it or not, or be approached or not. It's all bunk. Because we don't have that role to play. They should take a look at the treaty and realize that the treaty is a treaty between two sovereign nations, and they have to decide whether that's what they want to continue with. It's their decision. I'm not one to argue that you shouldn't play with it or change it or amend it. I just think this is a topic for the countries to decide. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।